हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे ये यूनियन गवर्नमेंट पार्ट फिफ्थ के अंदर। ये आपके आरएस के अंदर भी है, एसआई के अंदर भी है और आपके आरपीएससी एएन का पार्ट भी ये है। तो इसके अंदर आर्टिकल जो 52 से लेके 151 तक का जो पोर्शन है इसके अंदर कवर करेंगे हम। आर्टिकल 52 से जो 78 है उसके अंदर हमारे आते हैं एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड आर्टिकल, यानी हमारी कार्यपालिका। तो ये भी एक तरह से क्वेश्चन है कि भाई हमारे कार्यपालिका के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे कार्यपालिका के पार्ट है, प्रधानमंत्री हमारा पीएम है वो भी कार्यपालिका का पार्ट है, हमारा अटॉर्नी जनरल है वो भी हमारा कार्यपालिका का ही भाग है। उसके बाद हम बात करेंगे हम लेजिस्लेटिव की, यानी हमारे जो कि सांसद है, विधायिका, जो भी हमारी संसद है विधायिका है वो आती है हमारे आर्टिकल 79 से लेके 123 के बीच में। हमारी न्यायपालिका जो है जुडिशरी वो आ जाती है 124 से लेकर 147 के बीच में। और सीएजी हमारे 148 से 151 के बीच में। मैं आपको ये आर्टिकल में फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आइडिया रहे कि भाई अगर प्रेसिडेंट से पूछा है और ऑप्शन में अगर 4 हैं तो किससे रिलेटेड हो सका, किस ग्रुप से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे एग्जीक्यूटिव की, कि एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट की। तो आर्टिकल हमारा 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक प्रधान राष्ट्रपति जो है वो होगा। आर्टिकल 53 बात करता है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर की, यानी उसकी कार्यपालिका शक्ति की, कि भाई राष्ट्रपति की क्या क्या कार्यपालिका शक्ति होती है। तो भारत में सारे जो जितने भी काम है हमारे एग्जीक्यूटिव के वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं, भले ही करे हमारा जो है वो प्रधानमंत्री जी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है जिसके अंदर रियल हेड सत्ता का प्रधानमंत्री होता है, नॉमिनल हेड हमारा जो होता है प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। तो सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंदर निहित होती है, हमारे प्रेसिडेंट के अंदर। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर शेल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट के अंदर निहित होती है। आर्टिकल 54, आर्टिकल अगर 54 की बात करें तो आर्टिकल 1 मिनट, आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 के अंदर आता है कि भाई जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो क्या होगा, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन शामिल होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कौन लोग शामिल नहीं होते, क्योंकि जब राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग होता है, तब तो उसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल उसके अंदर क्या होते हैं, एक तो दोनों सदन के सदस्य जो कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, दूसरा जो हमारी दिल्ली और पांडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है उसके इलेक्टेड मेंबर, और हमारे जितने भी जो राज्यों की जो विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर। तो यानी इसके अंदर हमारे कोई भी जो है नॉमिनेटेड मेंबर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, और एक्सेप्ट दिल्ली, एक्सेप्ट क्या, और दिल्ली और पांडुचेरी जो हमारी यूटी के मेंबर भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन कौन अलाउ नहीं है, क्योंकि चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंदर शामिल नहीं होते। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भाई हमारा एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि भाई उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होंगे, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। आर्टिकल 54 में बात करते हैं उसका निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। अब ये लोग इसके निर्वाचक मंडल में शामिल हो गए तो अब इसका चुनाव होगा कैसे, वो प्रक्रिया आती है, इसका मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 55 के अंदर, कि भाई अब इसको ये लोग जो हैं इनके बोथ हाउस प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली पांडुचेरी यूटी के जो मेंबर है इनका राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे कैसे। तो उसका जो चुनाव का तरीका है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसका मतलब है उसको वोट जीतने के लिए कितने चाहिए, 50% प्लस एक वोट उसको जीत के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। अब किसी भी राष्ट्रपति को जो वोट देंगे तो स्टेट असेंबली के लोग भी देंगे, और जो हमारे संसद सांसद है राज्यसभा के और लोकसभा के वो भी देंगे। तो जो एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है वो हर राज्य के एमएलए के अलग अलग वोट वैल्यू होती है, वो डिपेंड करता है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, यानी एक एमएलए हमारा जो है कितनी पॉपुलेशन का जो है वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये सब राज्यों का अलग अलग है। तो किसी भी एमएलए की वोट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला यह है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मूले के ऊपर भी। तो किसी भी राज्य की वोट वैल्यू, जो एमएलए की वोट वैल्यू निकालते हैं किसी भी राज्य की, तो होते हुए टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, अभी 2011 की पॉपुलेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलए उस राज्य के कितने हैं। जैसे राजस्थान के अंदर 200 सीट है, राजस्थान की पॉपुलेशन शायद तो 6.85 करोड़ होगी, इंटू 1/1000, तो राजस्थान के एमएलए की जो एक वोट वैल्यू आती है वो आती है 129। इसी प्रकार यूपी की अलग होगी, हर स्टेट की अलग होगी।
इसी प्रकार हम अगर किसी एमपी की वोट वैल्यू निकालें तो हम क्या करते हैं कि भाई टोटल वोट वैल्यू ले लेते हैं ऑल इलेक्टेड एमएलए की, कि भाई सारे के सारे जितने भी स्टेट प्लस ये दिल्ली पांडुचेरी इनकी के जितने भी एमएलए इनकी वोट वैल्यू कितनी है डिवाइड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलए। तो उससे हमें क्या मिल जाती है, एक एमपी की वोट वैल्यू मिल जाती है। तो एक एमपी की वोट वैल्यू है 708 और एक एमएलए की वोट वैल्यू है 129। ये दोनों अपने आप में क्वेश्चन है कि भाई इनकी कितनी होती है, सीधा एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन जारी कौन करता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी ये जो 24 अप्रैल को ये ज्योग्राफी वालों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड का जो जनरल साइंस वाला जो जनरल पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी 2 दिन पहले ही, 2-3 दिन मतलब पहले ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इसका जो नोटिफिकेशन है वो किसने जारी किया है। तो इसलिए कि प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन का वो जारी करता है इलेक्शन कमीशन, और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन ऑफिसर होता है वो होता है महासचिव, होता है लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। अगर इसी तरह से ये वाइस प्रेसिडेंट का होगा तो उसका हो जाएगा जनरल सेक्रेटरी, हो जाएगा राज्यसभा का इलेक्शन ऑफिसर। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी करता है वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। याद रखने की चीज ये है। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, आरएस में क्वेश्चन पूछा गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो तो सिक्योरिटी राशि कितनी होती है, तो वो होती है 15,000 रुपये, और वाइस प्रेसिडेंट के भी कितनी है 15,000 रुपये। ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कितने प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है, कितने लोगों की, तो उसके अंदर 50 तो प्रोपोनेंट के 50 सेकेंडर की जरूरत पड़ती है, और यही वाइस प्रेसिडेंट के केस के अंदर 20 सेकेंडर की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन पूछा गया प्रेसिडेंट वाला, ठीक है। तो अगर लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन का यानी सांसद के अगर चुनाव का अगर नोटिफिकेशन जारी करेगा तो वो जारी करेगा प्रेसिडेंट, और अगर राज्य यानी विधानसभा का अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा तो वो करेगा गवर्नर, जो कि अभी क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रेसिडेंट का अगर खुद का चुनाव है उसका नोटिफिकेशन जारी करता है इलेक्शन कमीशन। तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी रिसेंटली क्वेश्चन आया है। तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट का, यानी अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि भाई एक प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर होगी, प्रेसिडेंट का हमने निर्वाचक मंडल देख लिया, प्रेसिडेंट का हमने इलेक्शन का मैनर देख लिया। अब हमने प्रेसिडेंट को चुन लिया तो उसकी टर्म कितने साल की होगी, उसके कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। जब से उसने शपथ ली है उस तारीख से लेके 5 साल तक का जो है उसका कार्यकाल होता है। अब हमने निर्वाचक भी हो गया, उसको शपथ भी दिला दी, लेकिन वो है कि भाई अगर अभी वर्तमान में वो प्रेसिडेंट के पद पे है तो वो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वापस लड़ सकता है। यानी एक प्रेसिडेंट है वापस वो एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि भाई प्रेसिडेंट हमारा एलिजिबल होगा री कनेक्शन के लिए। आर्टिकल 58 बात करता है उसकी क्वालिफिकेशन की। आर्टिकल 58 कहता है कि भाई एक प्रेसिडेंट है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो उसकी क्वालिफिकेशन के अंदर मुख्य यही है, 2 क्वालिफिकेशन होती है। एक, वो लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखना चाहिए। दूसरा कि भाई वो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। कि इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। केवल वो अगर पूर्व में प्रेसिडेंट है तो भी वो लड़ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है, गवर्नर है तो भी चुनाव लड़ सकता है, मिनिस्टर है तो भी चुनाव लड़ सकता है। इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जो है बाहर रखा गया है कि भाई ये लोग अगर इस पद पे होते हुए भी जो है इसका प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो इलेक्शन है लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए। आर्टिकल 59 बात करता है कंडीशन। कंडीशन की यानी कि क्वालिफिकेशन तो होगी इसकी योग्यता, कंडीशन यानी कि भी इसकी क्या शर्तें हैं कि भी प्रेसिडेंट का चुनाव। एक शर्त यह है कि एक बार अगर आपको प्रेसिडेंट बना दिया तो आपके जो वेतन और भत्ते आपको जो भी दिए जाएंगे आपके कार्यकाल के समय उनके अंदर कमी नहीं की जाएगी। यानी सपोज करो कि भाई सरकार का कोई काम करे, राष्ट्रपति को करना हो, राष्ट्रपति ने नहीं किया हो, किसी बिल को उन्होंने रोक दिया हो, कुछ भी ऐसा राष्ट्र सरकार की बुराई कर दी हो, तो सरकार चाहकर भी उसके वेतन और भत्तों को जो है कम नहीं कर सकती। और दूसरा, वो किसी भी जो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सदन का जो सदस्य है वो नहीं होना चाहिए। शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस डीम टू है, वो जो उसका पद है वो खाली होना चाहिए वो सीट, उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है। आप शर्तें हो गई। आर्टिकल 60 में आती है शपथ की, भाई राष्ट्रपति शपथ। तो राष्ट्रपति के शपथ का भी क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति शपथ किस चीज की लेता है। तो राष्ट्रपति शपथ लेता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान है और कानून है उसको प्रिजर्व करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको डिफेंड करने की, यानी उसको संरक्षित करने की, उसकी सुरक्षा करने की, उसका रक्षा बचाव करने की शपथ जो है राष्ट्रपति लेता है।
आर्टिकल 61 में आता है इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि पहले तो कितने लोग चाहिए इम्पीचमेंट के लिए, प्रस्ताव देने के लिए। तो इम्पीचमेंट के लिए चाहिए 1/5 या 20% मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये 1/5 या 20% मेंबर अगर आवेदन करे किसी भी हाउस के अंदर, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो उसका जो प्रस्ताव पास कराने के लिए, प्रस्ताव देने के लिए इतने लोग चाहिए। तो जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर जो राष्ट्रपति को है वो 14 दिन का जो है नोटिस भेजा जाता है कि भाई आपके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट का जो है मोशन आया है। फिर अगर प्रथम हाउस उनके प्रस्ताव होने के बाद में अगर जो जिस भी सदन के अंदर आपको दिया, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, उसको हम फर्स्ट हाउस मान रहे हैं, अगर वो रिजोल्यूशन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कर देता है, तो फिर जो सेकंड हाउस होता है वो हमारी इसकी क्या करता है, जांच करता है इस प्रस्ताव की कि भाई राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाए। तो प्रेसिडेंट को जब जांच चल रही हो तो प्रेसिडेंट के पास में इस चीज़ का अधिकार होता है कि वो खुद इस जांच के मतलब इसके मतलब अपने क्या कहते हैं ना, बचाव में खुद भी अपीयर हो सकता है या अपना किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। अगर सेकंड हाउस जांच के अंदर अगर पाता है कि भाई जो चार्ज लगाए हैं फर्स्ट हाउस ने वो सही है और उन चार्ज को सस्टेन करती है और 2/3 मेजोरिटी से अगर उस प्रस्ताव को पास कर देती है, तो राष्ट्रपति ऑटोमेटिकली उसी टाइम उस पद से हट जाता है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है, निर्वाचक मंडल के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसको हटाने के लिए हो तो इम्पीचमेंट मोशन के अंदर जो है नॉमिनेटेड मेंबर जो है कैन टेक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 62 की। आर्टिकल 62 की बात 62 कहता है कि भाई नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करता है। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन जनरली क्या होता है भाई, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, यानी 5 साल उसके पूरे ना हो उससे पहले पहले आप जो राष्ट्रपति का चुनाव कर लो। और अगर उसके अंदर कोई देरी होती है किसी भी कारणवश से, चाहे इमरजेंसी की वजह से हो, चाहे और कोई भी कारण हो, डेथ हो, कुछ भी हो, तो उसकी वजह से जो प्रेसिडेंट, नया प्रेसिडेंट, जो भी पुराना प्रेसिडेंट है, वो जब तक नया प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होगा तब तक ऑफिस को होल्ड करेगा, यानी ऑफिस में रहेगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इलेक्शन है वो उसके 6 महीने के अंदर कंडक्ट करवाना अनिवार्य। अगर राष्ट्रपति के पद पर डेथ हो जाती है, हमने देखा था किन किन राष्ट्रपति के पद पर डेथ हुई है, तो इलेक्शन को जो है 6 महीने के अंदर कंडक्ट करवाना अनिवार्य होता है। आर्टिकल 72 आता है कि भाई पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की जो है माफी की क्षमता, जो शक्ति है वो क्या क्या है। तो आर्टिकल 72 के तहत पार्डनिंग पावर की बात करें तो पार्डनिंग पावर जो राष्ट्रपति की है वो उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जाए कि भाई हम राष्ट्रपति जी ने ऐसा कैसा कर दिया, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। और जो भी यह पार्डनिंग पावर है, इसका जो डिसीजन है वो यूनियन कैबिनेट के ऊपर, जैसे किसी की फांसी पर रोक लगाना है तो जो है उसका जो फैसला है वो यूनियन कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति लेता, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के पास में पार्डनिंग पावर कौन कौन सी है? पार्डनिंग पावर में एक आता है उसके पास में पार्डन, यानी माफ़ी, यानी जो आदमी जिसकी भी इन्होंने की है उसको प्री क्राइम कंडीशन के अंदर वो कर सकते हैं, यानी उसने कुछ भी क्राइम करा हो उसको अगर कंप्लीट माफ़ी देती तो यानी वो अपराध करने के पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। कम्यूटेशन सेकंड होती है उसकी पार्डनिंग पावर, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है हिंदी में लघुकरण, कि मतलब अगर आपको फांसी दी गई है तो उसको उम्र कैद के अंदर बदल दिया, दूसरी पावर। तीसरा होता है रेमिशन, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड है वो कम कर दिया विदाउट चेंज इन नेचर। अगर आपको जैसे 7 साल की कठोर कारावास की सजा हुई तो उसको बदल के उन्होंने 2 साल में कर दिया, तो ये हो गया, उसको बोल दिया रेमिशन या परिहार। चौथा होता है रेस्पाइट या विराम। उसके अंदर होता है कि अगर जैसे कोई विशेष कंडीशन के अंदर, जैसे कोई गर्भावस्था है या किसी की विकलांगता है, तो और उसको सजा जो है कोई कठोर कारावास जैसी दे दी होगी, तो उसका जो है टाइम पीरियड भी कम किया जा सकता है और उसका जो सजा का जो नेचर, वो प्रकृति है, वो भी उसकी चेंज की जा सकती है। तो इसको बोलते हैं रेस्पाइट या विराम। प्रे विलंबन को बोलते हैं रिप्राइव। रिप्राइव से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी दे दी गई है तो उसके ऊपर स्टे लगाने की जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। तो स्टे इम्प्लाइज ऑन सेंटेंसेस स्पेशली ऑन डेथ। राष्ट्रपति के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो मार्शल लॉ, यूनियन लॉ, कैपिटल पनिशमेंट, इन सब के अगेंस्ट जो है वो माफ़ी दे सकता है। लेकिन राज्यपाल जो है मार्शल लॉ के अगेंस्ट, कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट जो है माफ़ी नहीं दे सकता। ये भी दोनों की पार्डनिंग पावर के अंदर जो है डिफरेंस है। तो अब तक हमने जो पढ़ा कि भाई राष्ट्रपति को हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि भाई आर्टिकल 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 यानी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, यानी सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे। आर्टिकल 4 यानी उसका इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में दिल्ली, पांडुचेरी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर
पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर इनके कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 55 में हमारा हो जाएगा अभी इलेक्शन का जो मैनर है वो किस तरह से होगा, इलेक्शन प्रक्रिया यानी 50 प्रोपोनेंट, 50 हमारे जो सेकेंडर्स चाहिए, 15,000 रुपये सिक्योरिटी चाहिए, है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली जो प्रक्रिया उससे होगा 50% प्लस 1 से। फिर उसका टर्म होता है कि भाई शपथ लेने से 5 साल, री इलेक्शन के लिए आर्टिकल 57 कहता है एलिजिबल है। 58 उसकी भी बात करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन की, तो उसकी हमने क्वालिफिकेशन की भी लोकसभा का जो मेंबर होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। कंडीशन की बात करें तो भाई वो उसकी कि भाई उसकी जो सर्विस के ड्यूरिंग सर्विस है उसके जो वेतन और भत्तों के अंदर क्या है कमी नहीं की जाएगी, और किसी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। ओथ वो लेता है कि भाई जो संविधान और कानून को जो है प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने करने की, है ना, उसकी सुरक्षा करने की उसकी जो शपथ लेता है। इम्पीचमेंट मोशन के अंदर जो है कि भाई इम्पीचमेंट मोशन के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। उसके लिए 1/5 मेंबर का जो है जरूरी है प्रस्ताव लाना। अगर फर्स्ट हाउस जो है प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो सेकंड हाउस उसकी जांच करेगा। सेकंड हाउस भी जांच करके अगर चार्जेस को सही पाता है, 2/3 मेजोरिटी से अगर पास कर देता है, तो राष्ट्रपति जी का जो है वो इम्पीचमेंट हो जाएगा। और आर्टिकल 62 कहता है भाई नेक्स्ट इलेक्शन यानी उसका जो टेन्योर पूरा हो उससे पहले हो जाना चाहिए। डेथ हो जाए तो 6 महीने में हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ चुनाव तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं मिल जाता तब तक वो पुराना ही राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की क्या क्या है, कि भाई हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है। तो सारे के सारे काम जो है राष्ट्रपति के नाम पे ही हो रहे हैं। तो राष्ट्रपति की सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या क्या है। राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका का मुख्य होता है। 3 नियुक्तियां करते हैं। किस किस की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। पर पीएम के कहने पर जो दूसरे मिनिस्टर है उनकी नियुक्ति करता है। मिनिस्टर जितने भी देर वो पोस्ट पे रहते हैं वो टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी अगर कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो पोस्ट पे कब तक रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति चाहे। अगर प्रधानमंत्री के कहने से कोई रिजाइन नहीं करता है कोई अगर मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के अगले को रिजाइन करवा सकता है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं, एलजी यानी एलजी का ये यूनियन टेरिटरी के लिए। सीएजी का अपॉइंटमेंट ये करते हैं यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का। जो इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी के जो भी चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं, उनका जो सिलेक्शन है, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति। जितने भी आयोग है, एससी एसटी ओबीसी वुमेन एनएचआरसी माइनॉरिटी सीवीसी सीआईसी, इन सब के जो है अध्यक्ष प्लस जो इनके सदस्य हैं उन सबका जो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर का होता है क्या है, प्रोटेम स्पीकर होता है कि जब चुनाव हो जाता है तो चुनाव के अंदर जो वरिष्ठ जो हमारे जो भी जीते हुए सदस्य हैं वो बाकी को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, तो उसको वो बोलता बन जाता है प्रोटेम स्पीकर। और टेम्परेरी चेयरपर्सन बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा के अंदर, वो भी कौन बना सकते हैं, प्रेसिडेंट। दूसरा, हमने अनुसूची जब पढ़ी थी, अनुसूची में हमने देखा था भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी एरिया। तो किसी भी भारत में जगह को डिक्लेयर करना कि एससी एरिया या एसटी एरिया, वो भी काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूट यानी इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय जो कमिटी है, काउंसिल है, अंतरराज्यीय काउंसिल का गठन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। नीति आयोग वगैरह इनके जो इनका एग्जीक्यूटिव कमीशन है, इनका गठन कौन करता है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होता है। फिर बात करते हैं कि भी प्रेसिडेंट की विधायी शक्तियाँ क्या क्या है। विधायी शक्तियाँ बात करें तो विधायी शक्ति यानी संसद से रिलेटेड शक्तियाँ, यानी ये संसद का जो है कि कोई भी जो सत्र बुलाते हैं, हमारे 3 सत्र होते हैं जनरली। अभी जैसे वर्षा यानी मानसून सत्र आने वाला है, मानसून सत्र जुलाई के अंदर अभी जो प्रस्तावित है, तो किसी भी जो सत्र को है उसको बुला सकते हैं, उसका अवसान कर सकते हैं। लोकसभा को ये भंग कर सकते हैं। मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। 12 सदस्य नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, हर साल करते हैं। फर्स्ट सेशन करते हैं, फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन करते हैं। फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, जब बजट आता है तब करते हैं। और ज्वाइंट सीटिंग, अगर लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग है उस समय भी जो राष्ट्रपति जी जो है भाषण देते हैं। कोई भी बिल है अगर पास करवाना है तो उसके साइन के लिए किसके साइन होंगे, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तभी वो क्या बनेगा, एक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। ये किसी भी स्टेट बिल को जो है रिजर्व रख सकते हैं, राज्य के बिल को, आर्टिकल 201 के तहत। अभी ये इसके चक्कर में विवाद भी हुआ था, और अभी ये आरएस के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तमिलनाडु राज्यपाल विवाद। तो राज्यपाल ने वहां पे परमिशन नहीं दी बिल को, और उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया। तो इसके ऊपर विवाद हुआ कि भाई एक राज्यपाल किसी बिल को कितने टाइम तक रख सकता है।
तो आप ये पढ़िएगा जरूर, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक डिसीजन अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी आफ्टर डिस्कशन विद इलेक्शन कमीशन, कि किसी एमपी का अगर कोई डिस्क्वालीफाई करना है उसको, तो इलेक्शन कमीशन की सलाह के आधार पर उसको डिस्क्वालीफाई करने का पावर भी किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। किसी अध्यादेश की जो है घोषणा करना, कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है। और जो ये सीएजी की रिपोर्ट है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, यूपीएससी की जो रिपोर्ट है, वो हर साल जो है पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो विधायी पावर हमारे एक जो राष्ट्रपति की क्या क्या हो गई? समन करने की, यानी सत्र को बुलाने की, अवसान करने की, लोकसभा भंग करने की, नॉमिनेट में सदस्यों को नॉमिनेट करने की, एड्रेस करने की पार्लियामेंट को, जॉइंट सीटिंग बुलाने की, स्पेशल एड्रेस की, बिल जितने भी है सारे प्रेसिडेंट को भेजे जाते हैं, रिजर्व कर सकता है स्टेट बिल को, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के ऊपर ये जो है डिसीजन ले सकता है, ऑर्डिनेंस घोषणा कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी के लिए रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं, सीएजी, एफसी और यूनियन यूपीएससी की जो रिपोर्ट को जो संसद के अंदर पेश करते हैं। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो जितने के सारे के जो भी मनी बिल हो, चाहे बजट हो, और डिमांड फॉर मनी बिल हो, डिमांड फॉर ग्रांट हो, ये प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से ही संसद के अंदर पेश किए जाते हैं। बजट पेश करते हैं, प्रेसिडेंट पेश करते हैं। कंटिजेंसी फंड होता है इनके पास में, आपातकालीन फंड होता है 500 करोड़ रुपए का, जो कि प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। न्यायिक शक्तियों में हमने इनकी समाधान शक्तियाँ तो हम देख ही चुके हैं इनकी। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, अदर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के जज को जो है अपॉइंट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह भी ले सकते हैं, और पार्डनिंग पावर अपन इनकी देख चुके हैं। तो ये होगी जुडिशियल पावर्स इनकी। डिप्लोमेटिक पावर की बात करें तो जितने भी संधि और समझौते होते हैं किसी देश के साथ में, वो प्रधान राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। किसी भी देश में जो एम्बेसडर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी हमारे जो राष्ट्रपति ही करते हैं। अपॉइंटमेंट एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर टू अदर कंट्री। मिलिट्री पावर की बात करें तो जो हमारी तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस के, वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो डिक्लेयर कर सकता है वार को, पीस को, लेकिन ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद में। इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी देश में घोषित करता है प्रधानमंत्री, लेकिन रिटर्न एडवाइस पे ये हमने 44 संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो आर्टिकल जो नेशनल इमरजेंसी आती है वो आती है आर्टिकल 352 के तहत, प्रेसिडेंट रूल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, जो आज तक भारत में कभी नहीं लगी। अब इसके बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। वीटो पावर में क्या होता है? एक होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी बिल के ऊपर सहमति को रोक लेता है, यानी एक तरह से बिल्कुल के भाई ये फेल कर दिया। तो वो किस केस में कर सकता है? कि अगर कोई प्राइवेट बिल हो, प्राइवेट बिल से तात्पर्य है कि अगर कोई सरकार का कोई इंडिविजुअल, कोई विधायक या जो भी सांसद है, वो अगर बिल पेश कर लेके आ जाए तो उसको भी प्राइवेट बोल, या जो अपोजिशन से कोई अगर जो है बिल पेश कर दे इंडिविजुअल व्यक्ति, तो वो भी प्राइवेट बिल है। तो जो है उसके ऊपर भी जो है ये सहमति रोक सकता है। और यह अगर बिल पेश किया और जब तक बिल पास नहीं हुआ और उससे पहले जो गवर्नमेंट ने, वो कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, या गवर्नमेंट जो भी है डिसॉल्व हो गई, तो भी वो उसको जो राष्ट्रपति उसके सहमति रोक लेता है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कि एक बार जो उसके पास में पावर है रिकंसिडरेशन के लिए भेजने की बिल को, 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत जो राष्ट्रपति है किसी भी बिल को एक बार वापस रिकंसिडरेशन के लिए जो है कैबिनेट को भेज सकता है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि जेब में रख लेना, कि ना तो उसकी पुष्टि करना कि भाई मैं स्वीकार करना हूँ, ना मैं उसको अस्वीकार कर रहा हूँ, सिंपली ना ही मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, सिंपली वो मेरे पास में पड़ा है, तो उसको हमने नाम दे दिया पॉकेट वीटो। तो ये क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पॉकेट वीटो में क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। और आर्टिकल 201 के तहत जो भी अगर कोई स्टेट का बिल है तो उसको जो राज्य गवर्नर है वो आर्टिकल 200 के तहत भेज सकता है। आर्टिकल 201 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो इसे अपने पास में रिजर्व वो रख सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 123 के अंदर आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 ये सारे क्वेश्चन की लाइन कि पहले तो ऑर्डिनेंस कब कब लाया जा सकता है। अगर सदन के अंदर कोई एक सेशन अगर सदन के अंदर हो, या दोनों सदन जो लीव पे हो, छुट्टी पे हो, सदन नहीं चल रहा हो, तो जो है हमारा ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्डिनेंस उसी तरीके से काम करता है जैसे कि कोई संसद से पास हुआ कानून का जो असर होता है, इफेक्ट होता है, फोर्स होता है, उसी तरीके से अध्यादेश का फोर्स होता है। लेकिन अध्यादेश से जो है आप संविधान संशोधन वाला कोई काम नहीं कर सकते।
मैक्सिमम जो किसी भी ऑर्डिनेंस की लाइफ होती है वो होती है 6 मंथ, 6 महीने, 6 सप्ताह, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि 6 महीने के अंदर 6 वीक इसलिए होता है, 6 मंथ 6 वीक, क्योंकि 6 महीने के अंदर कोई ना कोई सेशन का होना कंपलसरी है, ये भी हमारा संविधान कहता है। तो अगर 6 महीने मैक्सिमम भी अगर कोई हमारा जो सेशन हुआ तो उसके अंदर 6 सप्ताह के अंदर उसको पास करवाना जरूरी है, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी मैक्सिमम लाइफ मानी जाती है 6 मंथ 6 सप्ताह। इन सेशन गवर्नमेंट गिव क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अर्जेंसी। इसके अंदर सेशन के अंदर गवर्नमेंट को ये बताना पड़ता है कि भाई आपको इतनी जल्दी क्या थी इसको, अधिनियम को, जो अध्यादेश को जो लाने की। और इस अध्यादेश का जो है जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है कि सरकार कोई अपने निजी हित के लिए तो अध्यादेश पास नहीं कर रही। इसी में एक केस हुआ था 1987 में, DC वाधवा केस। उसमें जो जज साहब ने कहा था कि भाई बार बार किसी को अध्यादेश को, अगर एक ही अध्यादेश को आप बार बार लाओ तो फिर उसको क्या कर दिया उन्होंने, निरस्त किया जा सकता है उसको। तो ये हमारा हो गया इसका जो प्रेसिडेंट का पोर्शन। अब हम नेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की और प्रधानमंत्री की, PM एंड COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।